बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कई रियासतों में कैश की किल्लत, एटीएम्स खाली। जेटली ने कहा आरिजी किल्लत है, हुकूमत नोटों की प्रिंटिंग में 5 गुना इजाफा करेगी। अवाम की तकलीफों के लिए मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। कहा वजीर आजम ने बैंकिंग सिस्टम तबाह कर दिया। यूएई सऊदी अरब की पॉलिसियों से खुश नहीं, ताल्लुकात तोड़ने पर गौर कर रहा है। लेबनान के अखबार ने दस्तावेजात के हवाले से किया दावा। सऊदी एयरफोर्स ने यमन से अल-हुसियों के एक और मिसाइल को मार गिराया। सऊदी अरब और यूएई लड़ाइयों के लिए अफ्रीका के फाइटर्स को भर्ती कर रहे हैं। दोमा में आलमी इंस्पेक्टर्स के मुआयने पर अलग अलग खबरें। फ्रांस ने कहा केमिकल हमले के सबूत गायब हो रहे हैं। दोमा में केमिकल हमले का ड्रामा बर्तानिया की खुफिया एजेंसी ने रचा, सबूत मौजूद हैं, रशिया ने किया दावा। अमेरिका और इस्राइल का इलेक्ट्रॉनिक अटैक, रडार पर हलचल के बाद सीरिया ने डिफेंस मिसाइल्स छोड़ दिए। मोदी स्टॉकहोम पहुंचे, स्वीडन के साथ कई समझौते। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया के ओहदेदारों ने कहा है कि अमेरिका और इस्राइल ने एक जॉइंट अटैक किया, जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक था, जिससे रडार पर हलचल पैदा हो गई और उसके बाद सीरिया के डिफेंस मिसाइल छोड़े गए। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि सीरिया के एयर डिफेंस ने पीर की रात होम सूबे में एक फौजी अड्डे पर छोड़े गए मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन बाद में पता चला कि यह असल में मिसाइल हमला नहीं किया गया था, बल्कि रडार पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हमला किया गया था। दमिश्क के करीब से भी एक ऐसी ही खबरें आई थी कि एक मिसाइल को नाकाम बनाया गया। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने बाद में इस बारे में वजाहत कर दी। सरकारी टेलीविजन पर इससे पहले कहा गया कि आसमान में मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। यह वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस ने केमिकल हमलों के जवाब में सीरिया के बाज़ ठिकानों को निशाना बनाया था। सरकारी टेलीविजन पर इससे पहले यह नहीं बताया गया था कि मिसाइल्स किसने छोड़े हैं, लेकिन बाद में अमेरिका और इस्राइल पर जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने का इल्जाम लगाया गया। पेंटागन के तर्जुमान ने इससे पहले कहा कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया, अमेरिकी फौज की कोई सरगर्मी नहीं हो रही थी। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने कहा कि हम ऐसे रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते। जिस अड्डे को निशाना बनाने का जिक्र किया गया था, उस पर पिछले साल अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमला किया था। इसराइल ने इससे पहले सीरिया में कई बार हवाई हमले किए हैं। इसराइल लंबे अरसे से कहता रहा है कि ईरान सीरिया में अपना असर बढ़ा रहा है और ऐसे हालात पर वो खामोश नहीं बैठ सकता। इसराइल को डर है कि ईरान का असर इराकी सरहद से लेकर लेबनान की सरहद तक फैल गया है। इसराइल का यह भी कहना है कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है। सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह काफी असर रखते हैं। रशिया ने कहा कि उसके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि दोमा टाउन में केमिकल हमले का ड्रामा बर्तानिया की खुफिया एजेंसी ने रचा था। यूनाइटेड नेशंस के इदारे OPCW में रशिया के नुमाइंदे ने नीदरलैंड्स के शहर हेग में आलमी इदारे की मीटिंग के दौरान ये इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है और हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। एक मनसूबाबंद झूठा हमला किया गया जो बर्तानिया की सीक्रेट सर्विस ने वाशिंगटन में अपने इत्तेहादियों की मदद से किया। मगरबी मुल्कों ने दोमा में केमिकल हमलों के लिए सीरिया की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बशार अल असद हुकूमत ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया। इसी हमले का बहाना करते हुए 14 अप्रैल को अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस ने सीरिया के दमिश्क और होम्स में बाज़ मकामात पर हमले किए। दोमा के हॉस्पिटल में डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि वहां पर जो इलाज करा रहे लोग, उनमें केमिकल हमले से मुतासर होने की कोई अलामतें नहीं पाई गईं।
OPCW نے رشیا اور ایران کی پہل پر ایک قرارداد کی مخالفت کی جس میں دوما واقعے کی تحقیقات پر زور دیا گیا تھا۔ رشیا کے نمائندے نے اس قرارداد کے مسودے پر مغربی ملکوں کے اعتراض کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ایک مذاق ہے کہ کس طرح امریکہ کے نمائندے ہماری قرارداد کو رد کرنے کے لیے معمولی بہانے کر رہے ہیں۔ OPCW میں ایران کے نمائندے علی رضا جہانگیری نے کہا کہ سیریا پر یک طرفہ حملے سے عالمی امن اور سیکیورٹی کمزور ہوئی ہے، اس سے استحکام متاثر ہوا اور دنیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلے گی۔ جہانگیری نے کہا کہ سیریا کے خلاف جارحیت کسی ثبوت کے بغیر کی گئی اور اس کے ذمہ داروں کو عدالتوں میں جواب دہ بنانا چاہیے۔ خبر ہے کہ OPCW کی ایک ٹیم نے دوما کا دورہ کیا لیکن اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اس دوران دوما میں OPCW کے انسپیکٹرز کے معائنے کے تعلق سے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ اس تعلق سے سسپنس پایا جاتا ہے کہ کیا ان انسپیکٹرز نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ سیریا کی فوج نے ہومس میں ہوائی حملے کیے جن میں جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے سیریا پر حملوں کا بچاؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے لیے حملہ کیا گیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نوریٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ رشینز دوما کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیریا کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر کیمیکل حملوں کا استعمال کیا گیا۔ رشیا کی وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ ماسکو نے تحقیقات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ فرانس نے کہا کہ اسے اندیشہ ہے کہ دوما سے کیمیکل حملوں کے ثبوت غائب ہو رہے ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ رشیا اور سیریا OPCW کے انسپیکٹرز کو متاثرہ مقام پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ سیریا کی فوج نے دمشق کے قریب ملیٹنٹس کے ایک علاقے پر شلباری کی۔ ایک فوجی عہدیدار کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ امریکہ میں ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ سیریا میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے حالیہ میزائل حملے صدر ٹرمپ کا پیچھے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ صدر بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل سیریا بحران کا فریق بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ اسرائیل نے حال ہی میں ایک حملہ کیا تھا جس میں لبنان کے آسمانوں سے اڑتے ہوئے سیریا کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 7 ایرانی ایڈوائزرز اور بعض دوسرے فائٹرز ہلاک ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے وزیروں نے کہا کہ وہ سیریا کے خلاف 3 ملکوں کے میزائل حملوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن سفارتی حل ہی اس مسئلے کا علاج ہے۔ 28 ملکوں کے وزیروں کی ایک میٹنگ لگزمبرگ میں ہوئی جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سیریا میں سیاسی عمل پھر سے شروع کیا جائے۔ ایک بیان میں یورپی وزیروں نے کہا کہ وہ سیریا میں کیمیکل حملوں کے مسلسل اور بار بار استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ ان وزیروں نے کہا کہ وہ کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کی روک تھام کی کوششوں کی تائید کرتے ہیں۔ یورپی ملکوں نے کہا کہ وہ ضرورت پڑنے پر سیریا کے خلاف پابندیاں لگانے تیار ہیں۔ ان وزیروں نے سیریا میں فوری سیز فائر اور متاثرہ علاقوں تک مدد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اگلے ہفتے یورپی یونین اور یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے سیریا کے مستقبل اور خطے کے استحکام کے بارے میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو 2 دن کی ہوگی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے یمن کے لوگوں کے لیے سعودی عرب کی امداد کی تعریف کی۔ انہوں نے سعودی عرب کے ریلیف آفیسز کا دورہ کرنے کے بعد شاہ سلمان راحت سینٹر کے رول کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ادارہ کئی ملکوں میں اچھا کام کر رہا ہے۔ سعودی ایئر فورس نے الحوثیوں کی طرف سے فائر کیے گئے ایک اور میزائل کو مار گرایا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ یہ میزائل یمن کے عمران صوبے سے پیر کی رات 10:16 پر چھوڑا گیا۔ یہ میزائل نجران کے آبادی والے علاقے پر گرنے والا تھا لیکن ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی اتحاد نے کچھ گھنٹے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ اگر الحوثی سعودی عرب میں نئے حملے کریں گے تو انہیں دردناک جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران الحوثیوں کو میزائل دے رہا ہے جن کا استعمال سعودی عرب کے خلاف حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سعودی فورسز نے کہا کہ انہوں نے 2 ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کو روکا۔ مالکی نے کہا کہ اگر الحوثی سعودی عرب کے آبادی والے علاقوں اور صنعتی علاقوں کو نشانہ بنائیں گے تو بہت سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے تباہ کیے گئے میزائلز کا ملبہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ الحوثیوں نے سعودی عرب میں 119 بیلسٹک میزائلز چھوڑے ہیں۔ المالکی نے الخبر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سنا ایئرپورٹ کا استعمال فوجی اڈے کے طور پر کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی جلا وطن حکومت کے صدر عبدالربو منصور ہادی نے کہا کہ یہ ڈرون ایران میں بنائے گئے ہیں۔ یمنیوں کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور ایسے جہاز نہیں ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے اور یمن میں ایسے جہاز بنانا ناممکن ہے۔
एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब और यूएई बैरूनी मुल्कों खासतौर पर यमन में अपने फौजी ऑपरेशंस और मुहिम पसंदी को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीका के हजारों किराए के सिपाहियों को भर्ती कर रहे हैं। सऊदी अहदेदारों के हवाले से एक अखबार अल-कुद्स अल-अरबी ने यह बात बताई। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने भी कहा कि यूएई यमन में तैनाती के लिए युगांडा और सोमालिया के किराए के सिपाहियों को भर्ती कर रहा है। अखबार अल-कुद्स अल-अरबी ने कहा कि सऊदी अरब बैरूनी मुल्कों में अपने ऑपरेशंस के लिए चार्ट से किराए के सिपाहियों को बुला रहा है। सऊदी अरब की नई पॉलिसियों से यूएई खुश नहीं है। बाज़ दस्तावेज़ात सामने आई हैं जिनसे ये बात सामने आती है। लबनान के अखबार अल अखबार ने बाज़ खुफिया सफारती दस्तावेज़ात सामने ला दी जिनमें कहा गया कि यूएई सऊदी अरब की नई पॉलिसियों को पसंद नहीं कर रहा है। बताया गया कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तोड़ने पर भी गौर कर रहे हैं। अल अखबार ने कहा कि इन दस्तावेज़ात का ताल्लुक यूएई और जॉर्डन के सफ़ीरों की ब्रीफिंग से है। बेरूत में दोनों मुल्कों के सफ़ीरों ने अपनी हुकूमतों को ये ब्रीफिंग दी थी। 20 सितंबर 2017 की एक दस्तावेज के मुताबिक जॉर्डन के सफीर नबील मसरा और कुवैत के सफीर अब्दुल आला के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई जिसमें इस ताल्लुक से बातचीत की गई। लबनान में जॉर्डन के सफीर ने कुवैत के सफीर से कहा कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी दस्तावेज 28 सितंबर 2017 की है जिसका ताल्लुक जॉर्डन के सफीर और यूएई के सफीर हम्माद बिन सईद अल शम्सी के दरमियान मुलाकात से है। इस दस्तावेज के मुताबिक जॉर्डन के सफीर ने यूएई के सफीर को बताया कि सऊदी अरब की पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है। जॉर्डन के सफीर ने कहा कि यूएई सऊदी अरब की पॉलिसियों से खुश नहीं है। इन दस्तावेजात के मुताबिक यूएई के सफीर ने दावा किया कि लबनान ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को चीफ के इलेक्शंस में कतर के हम्माद बिन अब्दुल अजीज के हक में वोट दिया। दस्तावेजात के मुताबिक लबनान के वजीर आजम साद हरीरी जानते थे कि लबनान कतर के लिए वोट दे रहा है। पिछले साल नवंबर में साद हरीरी ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे ईरान में हिंदुस्तानी जायरीन की एक बस हादसे का शिकार हो गई जिससे एक हैदराबादी लड़की जाँ बहक हो गई। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कई रियासतों में कैश की किल्लत, एटीएम्स खाली। जेटली ने कहा आरिजी किल्लत है, हुकूमत नोटों की प्रिंटिंग में 5 गुना इजाफा करेगी। अवाम की तकलीफों के लिए मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। कहा वजीर आजम ने बैंकिंग सिस्टम तबाह कर दिया। यूएई सऊदी अरब की पॉलिसियों से खुश नहीं, ताल्लुकात तोड़ने पर गौर कर रहा है। लबनान के अखबार ने दस्तावेजात के हवाले से किया दावा। सऊदी एयरफोर्स ने यमन से अल हुसियों के एक और मिसाइल को मार गिराया। सऊदी अरब और यूएई लड़ाइयों के लिए अफ्रीका के फाइटर्स को भर्ती कर रहे हैं। दोमा में आलमी इंस्पेक्टर्स के मुआयने पर अलग अलग खबरें। फ्रांस ने कहा केमिकल हमले के सबूत गायब हो रहे हैं। दोमा में केमिकल हमले का ड्रामा बर्तानिया की खुफिया एजेंसी ने रचा, सबूत मौजूद हैं, रशिया ने किया दावा। अमेरिका और इसराइल का इलेक्ट्रॉनिक अटैक, रडार पर हलचल के बाद सीरिया ने डिफेंस मिसाइल्स छोड़ दिए। मोदी स्टॉकहोम पहुंचे, स्वीडन के साथ कई समझौते।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पाकिस्तान सरहद के करीब ईरान के इलाके में होने वाली एक झड़प में 3 मिलिटेंट्स और 3 सिपाही हलाक हो गए। ये वाकया सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में पेश आया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया कि रात तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट ग्रुप ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान 3 हमला आवर और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 अरकान और एक पुलिस ऑफिसर हलाक हुआ। ईरान ने कई बार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो जैशुल अदल दहशतगर्द तंजीम की मदद कर रहा है, जिसके ताल्लुकात अलकायदा से हैं। इस तंजीम ने सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में कई हमले किए। इस इलाके में सुन्नियों और बलोचियों की आबादी ज्यादा है। ईरानी मीडिया में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान सरहद के करीब दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश में 2 पाकिस्तानी हलाक हो गए। ईरान में सड़क के एक हादसे में एक 14 साल की हैदराबादी लड़की जाँ बहक हो गई और 19 दूसरे हिंदुस्तानी जख्मी हुए। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने यह बात बताई। 29 हिंदुस्तानी जायरीन कुम जा रहे थे जब पीर की रात यह हादसा पेश आया। जिस वक्त हादसा पेश आया बारिश हो रही थी। एक हिंदुस्तानी मोहम्मद अली आईसीयू में शरीक हैं, जबकि 18 हिंदुस्तानियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जाँ बहक लड़की की पहचान कुलसूम फातिमा की हैसियत से की गई है। बस खबरों में कहा गया कि वो हैदराबाद के याकूतपुरा की रहने वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम पहुंचे। ये 30 साल के अरसे में किसी नॉर्डिक मुल्क में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म स्टीफन लॉफन ने एयरपोर्ट पर मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी अपने 5 दिनों के बैरूनी दौरे के पहले मरहले में स्वीडन पहुंचे। इस दौरे के दौरान वो बरतानिया भी जाएंगे और कॉमनवेल्थ मुल्कों के लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान और स्वीडन ने फौजी और सिक्योरिटी ताउन के बारे में समझौता किया। इसके अलावा तिजारत और दूसरे शोबों में भी समझौतों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन में पहली इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वापसी के दौरान मोदी कुछ देर बर्लिन में रुकेंगे और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। बात करते हैं कैश के बहरान की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और दूसरी रियासतों में करेंसी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और एटीएम सेंटर्स खाली पड़े हैं। हुकूमत ने इसके लिए पिछले 3 महीनों में करेंसी की तलब को जिम्मेदार ठहराया। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि बाज़ रियासतों में आर्जी किल्लत पैदा हुई है और इस मसले से तेजी से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा करेंसी का चलन हो रहा है। अरुण जेटली ने जो गुर्दे की बीमारी की वजह से 2 अप्रैल से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, कहा कि उन्होंने मुल्क में करेंसी की सूरत हाल का जायजा लिया। जेटली ने ट्विटर पर कहा कि मजमूई तौर पर काफी से ज्यादा करेंसी का चलन है और बैंकों के पास कैश मौजूद है। बाज़ इलाकों में करेंसी की तलब में अचानक और गैर मामूली इजाफे की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। हुकूमत करेंसी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए बैंकों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। वजारत फाइनेंस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में नकदी की किल्लत पैदा हो गई है और एटीएम्स में पैसा नहीं है। इनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं। एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि मुल्क में करेंसी की किल्लत पैदा हो गई है। फसलों को हासिल करने की सीजन की वजह से बैलेंस मुतासर हुआ है। पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फसलों को खरीदने के सीजन की वजह से कैश की तलब बढ़ गई है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत 500 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग में 5 गुना इजाफा कर देगी। मौसमी मामलात के सेक्रेटरी के हवाले से कहा गया कि हम एक दिन में 500 रुपए की नोटों में 500 करोड़ रुपए छापते हैं, लेकिन हमने इस पैदावार में 5 गुना इजाफा करने का फैसला किया है। अगले 2 दिनों में हम एक दिन में 2500 करोड़ रुपए के 500 रुपए के नोट छापेंगे। एक महीने में सप्लाई तकरीबन 70,000 से 75,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने मुल्क के कई हिस्सों में एटीएम्स में पैसा ना होने की वजह से अवाम की तकलीफों के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोदी ने बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए के साथ फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ नहीं कहा, हमें लाइनों में ठहरना पड़ा क्योंकि उन्होंने 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट हमारी जेबों से छीन लिए और नीरव मोदी की जेब में डाल दिए। राहुल ने कहा कि पीएम पार्लियामेंट में खड़े होने से डरते हैं। हमें 15 मिनट का भाषण मिल जाए, पार्लियामेंट हाउस में पीएम खड़े नहीं हो पाएंगे। चाहे वो राफेल का मामला हो या नीरव मोदी का मामला हो, पीएम खड़े नहीं हो पाएंगे। सदर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अच्छे दिनों के नारे को याद दिलाया और सवाल किया कि ये अच्छे दिन कब आएंगे। राहुल गांधी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन ने कहा कि मुल्क में मौशी इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि 50 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं, अब भी कैश की किल्लत है। इस दौरान लोगों को कैश की किल्लत की वजह से काफी तकलीफों का सामना है। कई लोगों ने शिकायत की कि नोटबंदी जैसे हालात हैं।
ایک ایسے وقت جب کٹھوا اور اناؤ میں ریپ کے واقعات کی وجہ سے پورا ملک غصے میں ہے، اتر پردیش کے ایٹا ضلع میں ایک 7 سال کی بچی کا ریپ کیا گیا اور اسے جان سے مار دیا گیا۔ یہ واقعہ ایک شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ بتایا گیا کہ یہ گھناؤنی حرکت ایک نوجوان نے کی جسے ٹینٹ ڈالنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ متاثرہ لڑکی کی لاش ایک انڈر کنسٹرکشن گھر میں پائی گئی جو شادی کے مقام کے قریب ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد ملزم سومو جادھو فرار ہو گیا، لیکن بعد میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ متاثرہ لڑکی شیتل پور کی رہنے والی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کئی ریاستوں میں کیش کی قلت، اے ٹی ایمز خالی، جیٹلی نے کہا عارضی قلت ہے، حکومت نوٹوں کی پرنٹنگ میں 5 گنا اضافہ کرے گی۔ عوام کی تکلیفوں کے لیے مودی ذمہ دار، راہل گاندھی نے لگایا الزام، کہا وزیر اعظم نے بینکنگ سسٹم تباہ کر دیا۔ یو اے ای سعودی عرب کی پالیسیوں سے خوش نہیں، تعلقات توڑنے پر غور کر رہا ہے، لبنان کے اخبار نے دستاویزات کے حوالے سے کیا دعویٰ۔ سعودی ایئر فورس نے یمن سے الحوثیوں کے ایک اور میزائل کو مار گرایا۔ سعودی عرب اور یو اے ای لڑائیوں کے لیے افریقہ کے فائٹرز کو بھرتی کر رہے ہیں۔ دوما میں عالمی انسپیکٹرز کے معائنے پر الگ الگ خبریں، فرانس نے کہا کیمیکل حملے کے ثبوت غائب ہو رہے ہیں۔ دوما میں کیمیکل حملے کا ڈرامہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی نے رچا، ثبوت موجود ہیں، رشیا نے کیا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کا الیکٹرانک اٹیک، ریڈار پر ہلچل کے بعد سیریا نے ڈیفنس میزائلز چھوڑ دیے۔ مودی اسٹاک ہوم پہنچے، سویڈن کے ساتھ کئی سمجھوتے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔